तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा पार्ट। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोज में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित सभी पहाड़ियाँ, पर्वत, ये सबका अध्ययन हम कर चुके हैं। हमने पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ पढ़ ली है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पढ़ ली है, विंध्याचल पर्वत पढ़ लिया है, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी पढ़ ली है और सतपुड़ा पर्वत पढ़ लिया है। तो जितने भी पर्वत प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है सभी पर्वतों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से है? एक है दक्कन का पठार, एक है दक्कन का पठार, और दूसरा जो मेन भाग है वो है मध्यवर्ती पठार। मध्यवर्ती पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, एक दक्कन का पठार है, एक मध्यवर्ती पठार है। लेकिन मध्यवर्ती पठार का जो पूर्वी भाग है इसको हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार के तीन भाग हो जाते हैं, एक मध्यवर्ती पठार, एक दक्कन का पठार और एक पूर्वी पठार। तुम एक एक करके इन तीनों भागों को आज पढ़ेंगे, मध्यवर्ती पठार, दक्कन का पठार और पूर्वी पठार। सबसे पहले हम लेते हैं दक्कन के पठार को। तो दक्कन का जो पठार है ये पूरा यहां से यहां तक का दक्कन का पठार है और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में फैला हुआ है, इधर आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और इधर तेलंगाना में फैला हुआ है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जहां पर ये दक्कन का पठार फैला हुआ है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में का उत्तरी भाग है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, इन स्टेट्स में दक्कन का पठार फैला हुआ है। दक्कन का जो पठार है ये पूरा दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। एक चीज तो ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है, दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है और लावा निर्मित पठार होने के कारण यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है? बेसाल्ट चट्टानें होती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है वो लावा धरातल पर जम जाता है, बाहर निकलकर उसकी परतें जम जाती है और उससे जो चट्टानें बनती है उसको हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। जबकि आग्नेय चट्टानें जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा और लावा में कुछ अंतर नहीं होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो अंदर से जो तरल पदार्थ निकलता है तो जब तक वो जमीन के अंदर रहता है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं और जैसे वो धरातल पर प्रकट होता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें वो मैग्मा की बनी हुई रहती है, यानी धरातल के अंदर ही जहां भी उनको जगह मिल जाती है वहीं पर मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है और उससे चट्टानों का निर्माण होता है। उनको तो हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जब ज्वालामुखी पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद उसको लावा कहते हैं और उस लावा से जो चट्टानें बनती है उसको हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ पर जो दक्कन का पठार जो है वो पूरा का पूरा लावा से निर्मित है और यहाँ पर विशेष रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और एक ये लावा निर्मित पठार है। अब इस दक्कन के पठार को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। दक्कन के पठार को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। तीनों ही जो भाग है वो लावा निर्मित है। तीन भाग कौन कौन से दक्कन के पठार के? दक्कन के पठार के तीन भाग है। ये अपना दक्कन का पठार है। इसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार। दूसरा आता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और तीसरा भाग जो आता है वो आता है तेलंगाना का पठार। तो इस प्रकार से दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है वैसे जो ये मध्यवर्ती पठार है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। इसके भी मुख्य रूप से तीन भाग है। एक भाग है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार। दूसरा भाग है बुंदेलखंड का पठार और तीसरा जो भाग है वो है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसके तीन भाग हो गए। इसके तीन भाग दक्कन के पठार के तीन उपविभाग हो गए, एक महाराष्ट्र का पठार, एक कर्नाटक का पठार और एक तेलंगाना का पठार।
ऐसे ही मध्यवर्ती पठार के 3 उपविभाग हो गए, एक मालवा का पठार है, एक बुंदेलखंड का पठार है और एक बघेलखंड का पठार है। और ऐसे पूर्वी पठार के भी 3 उपविभाग है मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहले आता है दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार। फिर इसके ऊपर ये यहाँ पर आता है छोटा नागपुर का पठार, और इधर यहाँ मेघालय में आ जाता है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। तो मोटे तौर पर दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और तेलंगाना का पठार। मध्यवर्ती पठार को भी 3 भागों में बांटा गया है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। और जो पूर्वी पठार है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो ये पूरा डायग्राम आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद हम एक एक उपविभाग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्कन के पठार के उपविभाग। तो दक्कन के पठार में नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र का पठार। नंबर 1 पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र का पठार। नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार पहली विशेषता लावा निर्मित पठार है। दक्कन के पठार के तीनों उपविभाग लावा निर्मित है, जो ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए हैं, तो ये लावा निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहां पर है? विस्तार है महाराष्ट्र में। यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? एक ये भी चीज आपको याद रखनी है, प्रमुख चीजें जो महाराष्ट्र के पठार के बारे में आपको याद रखनी है। ये लावा निर्मित पठार है, ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकली है उससे ये बना है। तो ये महाराष्ट्र का पठार भी ज्वालामुखी क्रिया से बना है, कर्नाटक का पठार भी और तेलंगाना का पठार भी, तीनों ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए हैं और तीनों लावा निर्मित है। और तीनों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें। अब बेसाल्ट चट्टानों के अतिरिक्त जो ये महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ पर असिताश्म चट्टानें भी पाई जाती है। अब ये असिताश्म चट्टानें क्या होती है? असिताश्म चट्टानें। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से पठार पर असिताश्म चट्टानें पाई जाती है, या कौन सा पठार असिताश्म चट्टानों से बना हुआ है। तो वैसे तो बेसाल्ट चट्टानें तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के पठार में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के पठार में बेसाल्ट चट्टानों के बजाय असिताश्म चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें कम पाई जाती है, असिताश्म चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। अभी बेसाल्ट चट्टानों में और असिताश्म चट्टानों में अंतर ये होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में फटता है वो तेजी से फटता है, तो जो मैग्मा है, जो अंदर से जो तरल पदार्थ है, वो बहुत तेजी से ऊपर उछलता है, और उसके साथ जो राख है, धूल के कण है, पत्थर है, कंकर है, वो बहुत ऊंचाई पर तक चले जाते हैं और ऊंचाई से फिर धरती पर गिरते हैं। और इस प्रकार से पर से गिरे हुए लावा से जो चट्टानें बनती है उनको हम असिताश्म चट्टानें कहते हैं। तो जो असिताश्म चट्टानें है ये महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती है, बाकी कर्नाटक के पठार में और तेलंगाना के जो पठार है इसमें केवल बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है? जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत होता है, विस्फोटक नहीं होता है, ज्वालामुखी का उद्गार शांत होता है, तो जो अंदर से तरल पदार्थ निकलता है, शांत उद्गार होगा, कम दबाव के साथ होगा, तो तरल पदार्थ ज्यादा निकलेगा और मोटे कण कम निकलेंगे। तो तरल पदार्थ जो मैग्मा, जो लावा निकलता है, वह आसपास जमा हो जाता है, आसपास फैल जाता है और फैल कर वो ठंडा होकर जम जाता है, और उससे जो चट्टानें बनती है उनको हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो ये मुख्य अंतर होता है बेसाल्ट और असिताश्म चट्टानों से। दोनों ही चट्टानें ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानें भी ज्वालामुखी क्रिया से बनती है और असिताश्म चट्टानें भी ज्वालामुखी क्रिया से बनती है, लेकिन जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वह ज्वालामुखी के शांत उद्गार से जो लावा धरती पर फैल जाता है और फैल कर ठंडा हो जाता है, उससे बनी चट्टानों को हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। जबकि जब ज्वालामुखी का
विस्फोटक उद्गार होता है और लावा बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, उसके साथ पत्थर कंकर वगैरह भी जाते हैं, धूल के कण भी जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे धरती पर नीचे जम जाते हैं और उससे जो चट्टानें बनती है उनको हम असिताश्म चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ पर बेसाल्ट और असिताश्म चट्टानें यहाँ पर मिलती है। 3 प्रमुख नदियां हैं जो महाराष्ट्र के पठार पर बहती है, गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो महाराष्ट्र के पठार पर बहती है। लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक ये प्रमुख खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं जिनका यहाँ पर खनन किया जाता है और इस पठार को हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। कौन से पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये तो पूरा का पूरा ही जो पठार है इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं, जबकि जो महाराष्ट्र का पठार है इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र के पठार के बारे में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है? लावा निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है, इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होती है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और असिताश्म चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। कृष्णा, गोदावरी और भीमा नदी यहाँ पर बहती है। लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक यहाँ का प्रमुख खनिज पदार्थ है और इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया अपना महाराष्ट्र का पठार। इसके बाद नंबर 2 पर हम लेते हैं, महाराष्ट्र के पठार के बाद नंबर 2 पर हम लेते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में ये फैला हुआ है। कर्नाटक के पठार में काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भी एक लावा निर्मित पठार है, ये भी एक लावा निर्मित पठार है। वह भी लावा निर्मित था, ये भी लावा निर्मित है और यहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और महाराष्ट्र के पठार में भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती थी, यहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ बनने वाली प्रमुख जो नदियां हैं वो है गोदावरी, कृष्णा। तो ये कृष्णा गोदावरी महाराष्ट्र के पठार से बहते हुए कर्नाटक के पठार में पहुंच जाती है। कावेरी नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक से होता है और एक है शरावती नदी। ये शरावती नदी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इस शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है जोग या गरसोपा। इसको जोग भी कहते हैं और गरसोपा भी कहते हैं, जोग या गरसोपा जलप्रपात। तो इसलिए शरावती नदी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो कर्नाटक के पठार पर बनने वाली प्रमुख जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी है और शरावती नदी। ये कर्नाटक के पठार की कुछ और विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यहाँ पर जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ का एक स्थान है कोलार जो सोने की खानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? सोने की खदानें। कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पूछ ली जाती है। तो ये है मुल्लायनगिरी, और ये जो मुल्लायनगिरी पर्वत चोटी है ये है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती है, कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती है। और ये जो धारवाड़ क्षेत्र है ये कर्नाटक में स्थित है और इन चट्टानों की खोज ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। ये आर्कियन युग क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका। तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं और इनकी खोज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में की गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें ही रख दिया गया है और ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानें तो पाएगी सही क्योंकि ये दक्कन के पूरे पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और शरावती। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात यहाँ पर है। बाबा बुदन की पहाड़ियां जहाँ पर लौह अयस्क का खनन किया जाता है और कोलार से सोने का खनन किया जाता है। तो ये प्रमुख पॉइंट है जो आपको याद रखना है कर्नाटक के पठार के बारे में। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार है
जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। जो विशेष रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये तीसरे नंबर पर हम लेते हैं तेलंगाना का पठार। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। ये भी ज्वालामुखी निर्मित है, ये भी ज्वालामुखी निर्मित है। यहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के साथ साथ यहाँ पर गनीश चट्टानें भी पाई जाती है, और जो गनीश चट्टानें होती है वह एक कायांतरित चट्टानें होती है। गनीश चट्टानें जो होती है वो होती है कायांतरित चट्टानें। तो यहाँ पर आग्नेय और कायांतरित, ये भी आपको याद रखना है, आग्नेय और कायांतरित। बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टानें है और गनीश चट्टानें जो कायांतरित चट्टानें है। कायांतरित चट्टानों का मतलब होता है कि जो चट्टानें है उच्च दाब और उच्च ताप के कारण अपना मूल रूप परिवर्तित कर देती है और एक नया रूप ग्रहण कर लेती है, उसे हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये जो गनीश है ये कायांतरित चट्टानें है। यहाँ पर बनने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है कृष्णा, गोदावरी और मूसी नदी। तो ये जो कृष्णा, गोदावरी और मूसी तीन प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती है इस पठार में। और जो हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद शहर कहाँ पर है, मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। इस पठार का जो पूर्वी भाग है जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, इसको हम रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जो भाग है उसको हम रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रमुख खनिज है उसमें सबसे प्रमुख कोयला यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कोयला के अलावा एस्बेस्टस, लोहा, क्रोमाइट, कोयला, एस्बेस्टस, क्रोमियम, लोहा, अभ्रक। तो प्रमुख खनिज जो तेलंगाना के पठार पर पाई जाती है ये है कोयला, एस्बेस्टस, क्रोमियम, लोहा और अभ्रक। यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। ये लाल मिट्टी, लाल और काली मिट्टी। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, कर्नाटक के पठार में लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, और तेलंगाना के पठार में भी लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, पीवर काली मिट्टी का, वो महाराष्ट्र का पठार है। और ये जो कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार है इसमें लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और लाल के साथ साथ काली मिट्टी भी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये तेलंगाना का पठार था अपना। दक्कन के पठार के 3 उप विभाग हो गए हैं। अब हम लेंगे आगे मध्यवर्ती पठार को। मध्यवर्ती पठार में 3 प्रमुख पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है और बघेलखंड का पठार है। जो मालवा का पठार है वो विशेष रूप से मध्य प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। बुंदेलखंड का जो पठार है ये एमपी में और यूपी में फैला हुआ है। और जो बघेलखंड का पठार है वो एमपी भी इधर आ जाती है, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा टच करता है यूपी को। तो बघेलखंड का जो पठार है वो छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये 3 पठार है। अब इसमें से जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार इस दक्कन ट्रेप का ही, दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार माना जाता है। और मालवा का पठार दक्कन ट्रेप का विस्तार माना जाता है क्योंकि ये जो पठार है ये भी लावा निर्मित पठार है। ये भी लावा निर्मित पठार है और यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन ट्रेप के अलावा लावा निर्मित पठार अगर कोई है तो ये मालवा का पठार है। और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट के साथ साथ यहाँ आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है। तो आग्नेय और बेसाल्ट दोनों चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें भी मुख्य रूप से पाई जाती है क्योंकि ये भी लावा निर्मित पठार है। तो ये लावा निर्मित पठार 4 हो गए। इसके बाद जो बचे उनमें से कोई सा भी पठार लावा निर्मित नहीं है। वहां पर कुछ बेसाल्ट चट्टानें, इनमें भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में मिलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो बेसाल्ट चट्टानों के जो प्रमुख क्षेत्र है ये तो आपको याद रखने हैं। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है, महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती है, कर्नाटक के पठार में पाई जाती है और तेलंगाना के पठार में पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें और ये चारों ही पठार लावा निर्मित पठार है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं मध्यवर्ती पठार का। पहला उपविभाग है मालवा का पठार।
मालवा का पठार। तो मालवा का पठार के बारे में, मालवा का पठार का विस्तार सबसे पहले हम देखेंगे। विस्तार यानी ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का ही हिस्सा है। तो ये मध्य प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये फैला हुआ है और ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, ये बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है, ये काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। एक और विशेष बात है मालवा के पठार की कि यहाँ पर काली मिट्टी तो पाई जाती है लेकिन यहाँ पर गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि कौन से पठार को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है, तो गेहूं की डलिया के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर गेहूं के साथ साथ जो प्रमुख फसलें यहाँ पर होती है, गेहूं, कपास और गन्ना, ये प्रमुख फसलें यहाँ पर होती है। चीनी यात्री फाहियान यहाँ पर आया था तो उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ये भी एक क्वेश्चन है जो आता रहता है कि चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भारत के कौन से प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया था। तो मालवा की जो जलवायु है इसको चीनी यात्री फाहियान द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लोहा, तांबा और अभ्रक। प्रमुख खनिज कौन से पाए जाते हैं? कोयला, तांबा, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक। तो यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। इसका जो ढलान है ये उत्तरमुखी है और उत्तरमुखी होने के कारण जो मालवा के पठार से जो नदियां निकलती है, चंबल, केन, बेतवा, ये उत्तर की ओर जाती है, उत्तर दिशा की ओर बहती है। और एक और खास बात यह है कि मालवा के पठार को कर्क रेखा बीच में से विभाजित करती है। तो कर्क रेखा कौन से पठार के बीच में से निकलती है? मालवा के पठार के बीच में से निकलती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के बीच से निकलती है। तो ये मालवा के पठार की कुछ बातें थी। ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है, लावा निर्मित है, काली मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है और ये बेसाल्ट के साथ साथ यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानें क्या है? आग्नेय चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें भी आग्नेय चट्टानें हैं, तो ये यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती है। तो यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानों के साथ ग्रेनाइट चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये तो अपना मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद हम चलते हैं बुंदेलखंड के पठार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। आज ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का लास्ट वीडियो होने वाला है। 2 प्रीवियस वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए। तो इन 3 वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट पूरा हमने कर दिया है। जहां तक संभावना है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आने लायक हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बुंदेलखंड के पठार की ओर। तो मध्यवर्ती पठार का दूसरा जो भाग है वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये एमपी है, उधर यूपी को टच किए हुए है। तो ये विशेष रूप से एमपी और यूपी, एमपी प्लस यूपी, इन 2 स्टेट्स में, 2 राज्यों में विशेष रूप से बुंदेलखंड का जो पठार है वो फैला हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है यहाँ पर इसकी एक ही विशेषता है कि सभी पठारों में कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के पठार पर कोई खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं, कोई प्रमुख खनिज यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो मिश्रित प्रकार की मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है और यहाँ पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित और लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कई तरह की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार पर।
यहाँ से बनने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है केन और बेतवा। और बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछ ली जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था सिद्ध बाबा जो चोटी है वो भांडेर पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, और जो भांडेर पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ही एक श्रृंखला है। तो प्रीवियस वीडियो में ये सब चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है ग्रेनाइट, और कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है नीस। तो बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख चट्टानें है ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टानें है, और नीस क्या है, कायांतरित चट्टानें है। तो यहाँ आग्नेय और कायांतरित दोनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार के बाद लेते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार से आने वाले जो क्वेश्चन है प्रमुख रूप से क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है बघेलखंड के पठार में। तो बघेलखंड का जो पठार है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से में फैला हुआ है, और इधर थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो जो बघेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, और यूपी में है। ये तो हो गया इसका विस्तार। यहाँ पर पाई जाती है ग्रेनाइट और नीस चट्टानें। ग्रेनाइट नीस के बाद यहाँ पर गेब्रोज चट्टानें भी पाई जाती है। गेब्रोज चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। कोयला, बॉक्साइट और क्वार्ट्ज, ये प्रमुख खनिज है जो यहाँ पर पाई जाते हैं बघेलखंड के पठार पर। बघेलखंड के पठार से बनने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है टोंस नदी और सोन नदी। ये दो प्रमुख नदियां हैं जो बघेलखंड के पठार से होकर बहती है। जो कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी। कैमूर श्रेणी जो विंध्याचल पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी है, ये इस बघेलखंड के पठार को दो भागों में बांटती है। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको बघेलखंड के पठार के बारे में याद रखनी है। मुख्य रूप से इसका विस्तार आपको याद रखना है, चट्टानें कौन सी पाई जाती है, कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती है, और कैमूर श्रेणी है जो इसको दो भागों में बांटती है। तो ये हो गया अपना बघेलखंड का पठार। इसके बाद हम लेते हैं, ये हमारा मध्यवर्ती पठार कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लेते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का पहला हिस्सा है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मिला के ये टोटल 4 स्टेट में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के पास उड़ीसा, फिर उसके बाद नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से ये दंडकारण्य का पठार 4 स्टेट में फैला हुआ है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। दंडकारण्य के पठार में पाई जाती है लाल और रेतीली मिट्टी, और कुछ मात्रा में यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। दंडकारण्य के पठार में लाल, रेतीली और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय में पाई जाती है ग्रेनाइट, और कायांतरित में पाई जाती है गेब्रो चट्टानें। नदियाँ, यहाँ बनने वाली प्रमुख नदियाँ हैं इंद्रावती, महानदी, गोदावरी। तो 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती है, इंद्रावती, महानदी और गोदावरी। इंद्रावती नदी और महानदी नदी दोनों का उद्गम इसी पठार से होता है, दंडकारण्य के पठार से होता है। जबकि गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र से बहती हुई आती है और दंडकारण्य के पठार से होकर गुजरती है। इस दंडकारण्य के पठार का जो बीच का भाग है, मध्यवर्ती भाग है, बीच का भाग है, इसको हम बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं, बस्तर का पठार। और ये बस्तर का पठार टिन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, टिन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बस्तर जिला ही छत्तीसगढ़ का, वहीं उसके आसपास फैला हुआ है बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार में निकलती है टिन, तो एक तो उत्पादन हो गया टिन, और दूसरा यहाँ पर निकलता है कोयला। तो मुख्य रूप से टिन और कोयले का उत्पादन यहाँ पर दंडकारण्य के पठार पर होता है। दंडकारण्य का जो पठार है इसका प्राचीन नाम था दंडक वन।
दंडक वन, ये दंडक वन इसका प्राचीन नाम था। और दंडक वन प्राचीन काल में रावण के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो ये जो दंडक वन का जो जिक्र है हमारे महाकाव्य रामायण में मिलता है। तो ये रावण के अधिकार क्षेत्र में आता था और रावण का जो सेनापति था, रावण का जो राजदूत था खर, तो इस खर के अधिकार क्षेत्र में खर यहाँ पर राज करता था। खर और दूसरे दो भाई थे जिसमें से खर यहाँ पर राज करता था दंडक वन में। और यहाँ का एक राक्षस था दंडक राक्षस, जो बहुत खतरनाक राक्षस था और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था दंडक वन। और राम जी जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो 14 वर्ष में से 10 वर्ष इसी दंडक वन में उन्होंने गुजारे थे, 10 वर्ष इसी दंडक वन में गुजारे थे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ पर एक योजना चला रही है। उस योजना का नाम है राम वन गमन पथ योजना, पथ योजना। तो केंद्र सरकार और उड़ीसा की सरकार मिलकर यहाँ पर एक योजना चला रही है जिस योजना का नाम है राम गमन पथ योजना। और उस योजना के तहत ऐसे 248 स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जो श्री राम जी से जुड़ी हुए हैं और इन 248 स्थानों को पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये एक योजना यहाँ पर चलाई जा रही है राम वन गमन पथ योजना और इसमें 248 स्थान चिन्हित किए गए हैं जिनका डेवलप किया जाएगा पर्यटक स्थलों के रूप में। तो इस प्रकार से ये दंडकारण्य के पठार की मुख्य बातें थी। दंडकारण्य के पठार के बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर पर, छोटा नागपुर का पठार। सेकंड नंबर पे लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार विशेष रूप से झारखंड राज्य में फैला हुआ है, विशेष रूप से झारखंड राज्य में फैला हुआ है। इधर झारखंड के उत्तर में आ जाता है बिहार, तो इसका थोड़ा हिस्सा है जो बिहार में फैला हुआ है, ये बिहार में फैला हुआ है। इधर आ जाता है पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिमी बंगाल में भी फैला हुआ है, ये पश्चिमी बंगाल में भी फैला हुआ है। इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ नीचे की साइड में आ जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, 5 स्टेट में फैला हुआ है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत का सबसे ज्यादा खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध एरिया है और यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसको भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर क्या है? रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जो खनिज संपदा की दृष्टि एक संपन्न एरिया है और वहां पर भी विविध प्रकार के खनिज मिलते हैं और उसी के नाम पर छोटे नागपुर का पठार का नामकरण किया गया है, इसको भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से कोयला, मुख्य खनिज है कोयला, लोहा, मैग्नीज और क्रोमियम। क्रोमियम, कोयला, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम और एक जस्ता, एक है जस्ता। तो ये मुख्य खनिज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं छोटा नागपुर का पठार पर। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, मुख्य मुख्य खनिज यहाँ पर हमने लिखे हैं क्योंकि इसको खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, पारसनाथ पर्वत चोटी, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो चुटिया पहाड़ी पर स्थित है, चुटिया पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ चोटी है, छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में ये पारसनाथ चोटी और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और झारखंड में चुटिया पहाड़ी है, उस चुटिया पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ चोटी। इस छोटा नागपुर के पठार में से बीच में से बहती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। इसके दामोदर नदी के उत्तर का जो भाग है इसको हम कहते हैं हजारीबाग, हजारीबाग का पठार, और इसके नीचे वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं रांची का पठार, रांची का पठार। तो दामोदर नदी है जो इसको 2 भागों में बांट देती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार।
दामोदर नदी के अलावा यहाँ पर एक और नदी बहती है जो प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र में बहती है। दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इस पठार पर भ्रंश घाटियों की प्रधानता पाई जाती है। भ्रंश घाटियों की प्रधानता, भ्रंश घाटियों की प्रधानता इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है ग्रेनाइट और गैब्रो। ये प्रमुख खनिज है जो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार के बारे में प्रमुख बातें थी। छोटा नागपुर का पठार कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। इसको खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य खनिज कोयला, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम और जस्ता और इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं। चुटिया पहाड़ी यहाँ पर है जिस पर पारसनाथ की चोटी है जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दामोदर नदी जो है इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। इससे उत्तर वाला जो भाग है वो हजारीबाग का पठार कहलाता है, उसके नीचे वाला जो भाग है वो रांची का पठार कहलाता है। दामोदर नदी के अलावा यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी भी बहती है। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और भ्रंश घाटियों की प्रधानता यहाँ पर है। ग्रेनाइट और गैब्रो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, गैब्रो एक कायांतरित चट्टानें है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो दामोदर नदी है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो भारत की तीन ही नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है, जो दो नदियां अपन पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, नर्मदा और तापी नदी, और तीसरी नदी है दामोदर नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लेते हैं लास्ट प्रायद्वीपीय पठार का अंतिम जो पार्ट है, अंतिम जो हिस्सा है वो है अपना मेघालय का पठार। इस मेघालय का पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। लास्ट में हम लेते हैं मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार को और किस नाम से जाना जाते हैं? शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय के पठार को शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से मेघालय राज्य और साथ ही साथ कुछ भाग इसका आसाम में भी फैला हुआ है। आसाम में भी फैला हुआ है। मेघालय के पठार पर मुख्य रूप से गारो, खासी, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं जो मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय के पठार पर है। और इसका जो असम में भाग है वहां पर मिकिर हिल्स है, मिकिर पहाड़ियां है। तो ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये पहाड़ियां है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर हिल्स है। तो ये जो गारो पहाड़ियां है, ये गारो पहाड़ियां राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा मानी जाती है। यहाँ पर ये राजमहल पहाड़ियां है, ये यहाँ पर मेघालय का पठार है। इधर ये गारो पहाड़ियां है, खासी पहाड़ियां है, जयंतिया पहाड़ियां है और ये मिकिर हिल्स है। तो ये गारो पहाड़ियां इस राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा मानी जाती है। और जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो हिमालय के निर्माण के टाइम पे जो उथल पुथल हुई थी, उस उथल पुथल के परिणाम स्वरूप, प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप ये जो पठार है मेघालय का पठार, ये छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। टूटकर ये इधर खिसक गया था और बीच में एक खाई पैदा हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर के पठार का ही एक हिस्सा है। और इनके बीच में जो गैप पैदा हुआ था, ये गैप, इस गैप को हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। और इसी गैप को हम मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गैप पैदा हो गया, बीच में खाई पैदा हो गई, इसको राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ियां इधर रह गई और गारो पहाड़ियां इधर आ गई। ये दोनों पहाड़ियां एक ही है जो हिमालय की उथल पुथल के टाइम, हिमालय निर्माण के टाइम पे अलग हो गई थी और ये पूरी प्लेट इधर उत्तर पूर्व की तरफ खिसक गई थी। तो इसको हम राजमहल गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बाद में अवसादों से भर दिया गया और यहाँ पर बना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो इस मालदा गैप पर ही सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है। यहाँ पर कायांतरित चट्टानें पाई जाती है।
यहाँ पर अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर आग्नेय चट्टानें बहुत कम पाई जाती है या न के बराबर पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कायांतरित और अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें बलुई पत्थर वगैरह, सेल वगैरह इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। और साथ ही यहाँ पर गनीश चट्टानें भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानें बहुत कम मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम ये प्रमुख खनिज है जो यहाँ पर मिलते हैं। कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम ये प्रमुख खनिज है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने गारो, काशी और जयंतिया पहाड़ियां पढ़ी थी, तो ये गारो पहाड़ियों का नाम वहां रहने वाली गारो जनजाति के नाम पे पड़ा है, काशी पहाड़ी का नाम वहां रहने वाली खासी जनजाति के नाम पड़ा है, और जयंतिया पहाड़ियों का नाम वहां रहने वाली जयंतिया जनजातियों के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर जो मेघालय के पठार पर रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं वो गारो, काशी और जयंतिया, ये जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। और इन जनजातियों की विशेषता ये है कि ये तीनों ही प्रकार की जो जनजातियां हैं ये मात्र सत्तात्मक है। ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था अभी तक यहाँ पर है। ये खास बात इसकी है, गारो, काशी और जयंतिया जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है और तीनों ही जनजातियां मात्र सत्तात्मक है। मेघालय के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है लाए शिलांग। तो ये लाए शिलांग मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। और एक और खास बात है, जो खासी पहाड़ियां है, ये खासी पहाड़ियों का आकार कीप के आकार का है। तो ये जो बद्दल आते हैं वो बद्दल इन पहाड़ियों के अंदर जाने के बाद वापस नहीं निकल पाते हैं और वहीं पर उनको बारिश करनी पड़ती है। इसी कारण से खासी पहाड़ियों के दक्षिण में जो मासिन राम और चेरापूंजी नामक स्थान है, मासिन राम और चेरापूंजी नामक जो स्थान है मेघालय में, वो काशी पहाड़ियों के दक्षिण में है और काशी पहाड़ियों का आकार कीप के आकार का है। और इस कारण से यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है चेरापूंजी और मासिन राम। प्रायद्वीपीय पठार का ये लास्ट वीडियो था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी बेसिक और ट्रिक्स दो तरह के सीरीज चल रही है, दो तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। बेसिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स वीडियो है। ट्रिक्स वाले वीडियो है जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक्स वाले वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो याद करने की है, जिनको रटना पड़ता है, वो हमने कंप्लीट एक ही वीडियो में करीब 50-50, 60-60 चीजें एक साथ याद करवाई है। और उनकी खास बात यह है कि एक बार अगर वीडियो देख लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो इस प्रकार से कि स्पेशल ट्रिक्स से हमने वो चीजें याद करवाई है। नदियों के उद्गम है, बांध है, पहाड़ियां है, भारत की प्रमुख पहाड़ियां है, पहाड़ी नगर है, पर्यटक स्थल है, प्रमुख दर्रे है। इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो है जो ट्रिक्स वाले हैं जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जिसको समझना जरूरी है वो समझने वाले वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही हमारी एक मैथ्स की सीरीज चल रही है, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उस सीरीज की खास बात यह है कि वहां पर हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं। टॉपिक सरल से कठिन की ओर, सरल से एडवांस की ओर संपूर्ण टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स वहां पर हम छोड़ते नहीं है। सरल एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं, कठिन एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं। तो एक टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रम वाइज सीरीज हमारी चल रही है मैथ्स की। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स की जरूरत है, तो आप हमारे मैथ्स वाले वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।